नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा अभी जो आपकी यूपी पैट की परीक्षा आयोजित की गई है, तो उसमें आपके जो 4 पाली में पेपर आयोजित कराए गए थे, तो उसमें से आपका जो 16 अक्टूबर को द्वितीय पाली में आपका पेपर हुआ था, तो उसके जो आपके जीएस के क्वेश्चन है, तो जीएस के क्वेश्चन के साथ साथ उनमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन उनसे रिलेटेड जो आपके बनते हैं, तो उनको पढ़ेंगे और साथ में किस क्वेश्चन का क्या आंसर आपका है तो उनके बारे में इसमें जानेंगे। तो देखते हैं इसमें। तो आप देख रहे हैं पहले, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, वियरवेल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन था और इसका जो आपका आंसर बनता है, आंसर क्या बनता है, इसका आंसर बनता है एस मनी। कौन सी आपकी एस मनी के द्वारा आपका ये लॉन्च किया गया, शुरू किया गया। उसके बाद है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। द्वीपीय वाले अगर आपने पूछे हैं तो द्वीपीय देश की अगर बात करें, जैसे भारत है तो भारत में आप पढ़ते हैं एक द्वीपीय देश तो यहाँ पर है, इस द्वीपीय देश का नाम क्या है, श्रीलंका। कौन सा देश है, श्रीलंका। और एक आप इधर पढ़ते हैं, इधर कौन सा देश है, ये देश कौन सा आपका, मालदीव। कौन सा देश आपका, मालदीव। तो 2 देश आपके, एक मालदीव है और एक कौन है आपके, श्रीलंका। तो ये 2 द्वीपीय देश हैं जो ऑप्शन में हमने दे रखे हैं। तो ऑप्शन सी जो आपका श्रीलंका और कौन है आपका, मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका से और भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं, इसी में पढ़ेंगे श्रीलंका और इसमें आपने पढ़ा होगा इस श्रीलंका और जो आपका भारत है इसी के बदले आपका एक लाइन खींची गई, इसे क्या बोलते हैं, पाक स्टेट। क्या है आपका, पाक स्टेट। तो पाक स्टेट किन 2 देशों के बीच है, तो आप पढ़ेंगे भारत और श्रीलंका। किसके 2 बीच आपका, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच आपकी पाक स्टेट। यहीं पर आपका जो ये आपका समुद्र वाला भाग है, इसे क्या बोलते हो आप, इसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं जी, मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी आपसे पूछा जाए, मन्नार की खाड़ी भी किन 2 देशों के बीच है, भारत और श्रीलंका। किन 2 देशों के बीच है, भारत और श्रीलंका, मन्नार की खाड़ी। एक आपने यहाँ पे पोर्ट पढ़ा होगा श्रीलंका में, ये बड़ा क्वेश्चन आपका आता है कि जो पोर्ट का नाम है जी, पोर्ट का नाम क्या है, तो आपने पढ़ा होगा, बड़ा प्रसिद्ध है, इसका नाम है हम्बनटोटा। तो हम्बनटोटा अगर आपसे पूछ रहा है, हम्बनटोटा बंदरगाह कहां पर आपका, श्रीलंका। बंदरगाह में आपके 4-5 क्वेश्चन है जो अंतरराष्ट्रीय से पूछे जाते हैं। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे, एक तो आपका पूछा जाता है हम्बनटोटा, भारत के तो याद रखने ही रखने। हम्बनटोटा कहां पर है, हम्बनटोटा है श्रीलंका में। कहां पर है हम्बनटोटा, हम्बनटोटा आपका कहां पर हो गया, श्रीलंका। आप याद रखेंगे चाबहार, चाबहार कहां पर है, चाबहार कहां पर है जी, चाबहार है ईरान में। चाबहार कहां पर है, चाबहार है आपका कहां पर, ईरान में। ये आपका हो गया। आपसे पूछा जाएगा एक आपका न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क कहां पर आपका, न्यूयॉर्क आपका यूएसए में। आपसे पूछा जाएगा एक आपका है एंटीफगास्टा बंदर कहां पर है, एंटीफगास्टा अगर पूछ रहा है तो एंटीफगास्टा कहां पर है, चिली में। कहां पर आपका, चिली में। आपसे पूछा जाएगा सेंटोस कहां पर है, सेंटोस अगर आपसे पूछ रहा है, सेंटोस कहां पर आपका, ब्राजील में। कहां पर आपका, ब्राजील में। सेंटोस कहां पर है, ब्राजील में। एक और याद रखेंगे इसमें, एक है सिडनी कहां पर आपका, सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से आपके क्वेश्चन क्या बनते हैं, इनमें से क्वेश्चन ये बन जाता है, जैसे अगर इसमें बात करें 1 लाइनर में क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आता है कि विश्व का कॉपर पोर्ट किसे कहा जाता है। कॉपर पोर्ट अगर पूछ रहा है, कौन सा पोर्ट आपका, कॉपर पोर्ट। तो कॉपर पोर्ट आपका कौन सा हो जाएगा, एंटीफगास्टा, चिली। क्योंकि विश्व में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन कौन से देश में होता है, चिली में। और इस तांबे मतलब जो आपका ये आपका बंदरगाह है, इससे निर्यात करते हैं। तो आप याद रखें विश्व का कॉपर पोर्ट किसे कहा जाता है, एंटीफगास्टा, चिली को। आपसे पूछेगा विश्व का कॉफी पोर्ट क्या है, कॉफी पोर्ट, या हिंदी में बोल देंगे कहवा पत्तन। कॉफी पोर्ट या क्या है आपका, कहवा पत्तन। तो यहां से सबसे ज्यादा कॉफी का निर्यात करते हैं सेंटोस बंदरगाह से। और कौन से देश में आपका, ब्राजील। कौन से देश में, ब्राजील। नेक्स्ट आपका सिडनी बंदरगाह कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन आता है विश्व का वूल पोर्ट किसे कहा जाता है। क्या है आपका, वूल पोर्ट, ऊनी बंदरगाह पूछे तो कौन सा आपका, सिडनी। तो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह में आपके मोस्ट है, हम्बनटोटा आपने पढ़ लिया श्रीलंका, चाबहार पढ़ लिया ईरान, न्यूयॉर्क कहां पर है, यूएसए, एंटीफगास्टा कहां पर है, चिली, सेंटोस कहां पर है, ब्राजील, सिडनी कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया। तो इससे संबंधित आपके जुड़े हुए क्वेश्चन थे, बंदरगाह के भी आपने पढ़ लिए, श्रीलंका और इसके बारे में आपने जान लिया। और आप ये भी याद रखेंगे, एशिया महाद्वीप जब आप पढ़ते हैं तो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन है आपका, मालदीव। सबसे छोटा देश कौन है, मालदीव। ये क्लियर हुआ, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से ओमान, ओमान देश की राजधानी क्या है? तो ओमान देश की राजधानी क्या है? मस्कट। क्या है इसकी राजधानी? मस्कट। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ओमान देश की राजधानी क्या है जी? आपके मस्कट। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो ये कौन सी कंपनी है? बजाज एलायंस इंश्योरेंस। कौन सी है? बजाज एलायंस इंश्योरेंस। उसके बाद आप देख रहे हैं आगे नंबर 5 क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे? अगर इसकी बात करें लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष और स्पीकर की, तो आपने पढ़ा होगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन पढ़े आपने? आपने पढ़े जीवी मावलंकर। क्या नाम था जी? इनका नाम था जीवी मावलंकर। क्या नाम है? जीवी मावलंकर। क्या नाम है? जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था। गणेश वासुदेव मावलंकर, ये आपका पूरा नाम है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसमें याद रखेंगे अनंत श्याम आयंगर। उपाध्यक्ष पूछे प्रथम कौन थे? अनंत श्याम आयंगर, ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। और अध्यक्ष पूछे तो कौन है? जीवी मावलंकर, ये पहले आपके अध्यक्ष थे, लोकसभा के सभापति। आपसे पूछे लोकसभा के सभापति का पद कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? तो ये दिया गया आर्टिकल 93 में। आपसे पूछा जाएगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछेंगे जैसे आपका दो बराबर स्थिति बन जाती है वोट की, जैसे कोई लोकसभा में आपका जो आपका बिल पारित किया गया और बराबर वोट की स्थिति आ जाएगी, तो क्वेश्चन होता है कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसका जी? निर्णायक मत देने का अधिकार ये किससे होता है? तो ये होता है आपका लोकसभा अध्यक्ष को। आपने पढ़ा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक आपका है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, तो लोकसभा की कार्यवाही को क्या है? स्थगित करने का अधिकार। क्या है? स्थगित करने का अधिकार। तो स्थगित करने का अधिकार भी किस होता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े हुए क्वेश्चन, इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का पद पूछे तो किसमें? 93 में। आपसे पूछे धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। निर्णायक मत देने का अधिकार किस होता है? लोकसभा अध्यक्ष को। और लोकसभा की जो कार्यवाही होती है उसको स्थगित करने का अधिकार किसे होता है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो इससे संबंधित आपके लोकसभा अध्यक्ष से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देख रहे हैं भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब बनाते हैं? 1 मई। कब बनाते हैं? 1 मई। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर? तो सफेद शहर किसको बोलते हैं? उदयपुर। किसको बोलते हैं? उदयपुर, राजस्थान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो आप देख रहे हैं जो आइजोल है, आइजोल आपकी मिजोरम की आपकी राजधानी है, और मिजोरम क्या है? आपका राज्य है। क्या है? आपका राज्य। तो ये क्लियर हो गया यहां से आपका, इसका क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट देख रहे हैं जी, क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। क्या है आपका? बेसबॉल। नेक्स्ट है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज, या आपका पूछे मेरे सपनों का भारत, या आपसे पूछेगा कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो ये किसने लिखी है? महात्मा गांधी। किसने लिखी है? महात्मा गांधी। और हिंद स्वराज में से और भी डीपली क्वेश्चन आ जाता है हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक की रचना है ये महात्मा गांधी ने, तो आपको याद रखना है, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान की थी। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान आपका हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी, ये ध्यान रखेंगे। और दो पुस्तक जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और आपके पढ़ रहे हैं मेरे सपनों का भारत, ये भी किसने लिखी है? महात्मा गांधी। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट है हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? किसको आकलन में ध्यान में रखते हुए आपका राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं? तो देश के कुल वन क्षेत्रफल का, देश के कुल वन क्षेत्रफल का, ये आपका इससे संबंधित है। नेक्स्ट है संगाई फेस्टिवल। संगाई फेस्टिवल कौन से राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। किससे संबंधित है? आपका मणिपुर। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जैन धर्म। जैन धर्म का महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म आपने पढ़ा होगा। जैन धर्म के आपने 5 महाव्रत पढ़े, 4 तो दिए थे आपके पार्श्वनाथ ने, और एक 5वां महाव्रत कौन सा था? आपका ब्रह्मचर्य। ये किसने दिया था? आपका महावीर स्वामी ने। तो इसमें जैसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह वगैरह आप पढ़ते हैं, तो इसमें यहाँ पे दे रखा है कौन सा है? अहिंसा। तो ये आपका याद रखेंगे, जैन धर्म का महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा? आपका अहिंसा, जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उसके आधार पर।
बाकी जैन धर्म आप पढ़ते हैं, जैन धर्म, अगर जैन धर्म की बात करें, वैसे तो बहुत बड़ा विश्लेषण है लेकिन फिर भी देख लेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव। कौन है आपके? ऋषभदेव। और वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी क्रम के अनुसार कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। तो याद रखेंगे, संस्थापक पूछ रहा है ऋषभदेव, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। क्रम के अनुसार कौन से थे आपके? 24वें। याद रखेंगे। इसमें याद रखना है जो जैन धर्म है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं इसमें याद रखेंगे। एक क्या है? सम्यक दृष्टि। सम्यक क्या है? दृष्टि। एक क्या है? सम्यक ज्ञान। और एक क्या है? सम्यक आचरण। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा भारतीय शासक है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार किया? तो आप याद रखेंगे ऐसा कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था ऐसा शासक? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बिताए। तो ऐसा आपका शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म में और भी आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पेपर का विश्लेषण कर रहे हैं, तो इतना आप इसमें ध्यान रखेंगे जैन धर्म से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो नवरत्न शासनकाल 2 हैं। इसमें आपके अगर शासनकाल की बात करें, नवरत्न की अगर आपसे पूछ रहा है, नवरत्न शासनकाल, नवरत्न शासनकाल अगर प्राचीन काल में आपसे बात करें, प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में जो गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल को, और मध्यकाल में किसके शासनकाल को बोलते हैं? अकबर। तो ये 2 शासक याद रखेंगे, एक कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड, और एक कौन है आपका? अकबर। तो इनका शासनकाल कैसा कहलाता है? नवरत्न शासनकाल। अगर आपसे पूछे अष्टदिग्गज, क्या है? अष्टदिग्गज शासनकाल। अष्टदिग्गज अगर आपसे पूछ रहा है तो अष्टदिग्गज याद रखेंगे, दैसे दिग्गज दैसे देवराय, यानी कौन है? कृष्ण देव राय। कौन है आपका? कृष्ण देव राय। दक्षिण भारत का आपका शासक था कृष्ण देव राय। तो अष्टदिग्गज। और एक आता है अष्टप्रधान। एक क्या है आपका? अष्टप्रधान। अगर अष्टप्रधान शासनकाल पूछ रहा है तो किसके शासनकाल को बोलते हैं? शिवाजी के शासनकाल को। किसके शासनकाल को बोलते हैं? शिवाजी। तो क्लियर हो गया। नवरत्न में 2 हैं, चंद्रगुप्त सेकंड और अकबर। और अष्टदिग्गज पूछे तो कृष्ण देव राय, अष्टप्रधान पूछे तो कौन है आपका? शिवाजी। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिल्ली सल्तनत काल के निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे कम शासन किसने किया था? तो सबसे कम और सबसे अधिक आप याद रखेंगे, यह भी क्रम से आपको याद हो जाएगा। याद कैसे होगा? तो इसमें आप पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत काल। तो दिल्ली सल्तनत काल का जो आपका समय, तो आपने पढ़ा होगा जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन सौंप करके चला गया, और फिर उसने आपका गुलाम वंश के नाम पर दिल्ली सल्तनत काल का पहला राजवंश स्थापित किया है। तो आप को याद रखने, एक कौन सा वंश है सबसे पहला इसमें? गुलाम वंश। कौन सा वंश है? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद में कौन सा है जी? खिल्ली वंश। कौन सा आपका? खिल्ली वंश। खिल्ली वंश के बाद में कौन सा है इसमें आपका? तुगलक वंश। कौन सा है? तुगलक वंश। उसके बाद में कौन सा है? उसके बाद है सैयद वंश। कौन सा वंश आपका? सैयद वंश। और उसके बाद में कौन सा आपका? लोधी वंश। तो इसमें याद रखेंगे कौन कौन से वंश हैं? गुलाम वंश, खिल्जी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आपका लोधी वंश। आपने पढ़ा गुलाम वंश का समय, समय अगर आपसे पूछ रहा है तो समय याद रखेंगे 1206 से 1290। ये किसका समय है जी? ये समय आपका गुलाम वंश का। आपसे पूछे खिल्जी वंश का, खिल्जी वंश का है आपका 1290 से 1320, तो 1290 से 1320। उसके बाद तुगलक वंश का कितना है? 1320 से 1414, 1320 से और कितना है? 1414। आपसे पूछा जाएगा सैयद वंश का कितना है जी? सैयद वंश का आप याद रखेंगे 1414 से 1451, 14 से 14 से 1451। और लोधी वंश आपने पढ़ा है 1451 से 1526। तो इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है, याद रखेंगे पहले क्रम से 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414, 1451, 1451 से 1526। ये क्लियर हो गया। तो इनका आपका समय आगे सभी का। अब इसमें देख रहे हैं खिल्जी वंश का जो आपका शासनकाल देख रहे हैं केवल कितने वर्षों का? आपका 30 वर्षों का। कितने वर्षों का है? 30 वर्षों का। सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है आपको? सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है इसमें तुगलक वंश का। तुगलक वंश का कितना दिख रहा है जी? तुगलक वंश का आपका दिख रहा है कितने वर्षों का? ये दिख रहा है आपका 94 वर्षों का। कितने वर्षों का? आपका
94 वर्षों का। कितने वर्षों का है? 94 वर्षों का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत काल का सबसे कम समय में शासन करने वाला आपका वंश कौन सा है? खिल्जी वंश। और सबसे अधिक लंबे समय तक किसने किया था? आपका तुगलक वंश। किसने किया था? आपका तुगलक वंश। क्लियर हो गया? तो इस संबंधित आपके जो क्वेश्चन थे क्लियर हुए। आगे देखते हैं, यहां तक आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य अवध को कैसे कब्जे में लिया था? तो आपने पढ़ी होगी राज्य हड़प नीति। कौन सी नीति? आपकी राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति आपने पढ़ी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो राज्य हड़प नीति में क्या था? वास्तव में जिनके उत्तराधिकारी नहीं थे, जिन शासकों के उत्तराधिकारी नहीं थे, तो उन राज्यों को आपका ब्रिटिश जो आपका साम्राज्य था तो उसमें आपका शामिल किया गया। किसके द्वारा शामिल किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपका शामिल किया गया। तो राज्य हड़प नीति आपने पढ़ा होगा। राज्य हड़प नीति स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन है? सतारा। कौन था आपका? सतारा। सतारा कहाँ पड़ता? आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर आप इसमें याद रखेंगे और कौन कौन से राज्य थे जी, और कौन कौन से राज्य आप ऐसे क्रम से याद रखें, JSBUJN, इससे याद रहेगा। जैसे क्या बन जाएगा? जैसे बन जाएगा जैतपुर। क्या बन जाएगा? जैतपुर। ऐसे क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा जी संभलपुर। क्या बन जाएगा? संभलपुर। बी से क्या बन जाएगा? बी से बन जाएगा बघाट। यू से क्या बन जाएगा? यू से बन जाएगा उदयपुर। क्या बन जाएगा? उदयपुर। जे से क्या बन जाएगा? जे से बन जाएगा जी झांसी। क्या बन जाएगा? झांसी। एन से क्या बन जाएगा? नागपुर। क्या बन जाएगा? नागपुर। और एक और याद रखेंगे इसमें, तो ये तो आपके क्रम से याद रखेंगे, सतारा महाराष्ट्र, जैतपुर आपका, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। फिर एक आप याद रखेंगे जो अवध है। अवध का उत्तराधिकारी भी था वास्तव में, लेकिन अवध का शासक कौन था? वाजिद अली शाह। कौन था इस समय शासक? वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह को क्या किया? वाजिद अली शाह को आपका 12 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दे दी। कितने लाख रुपए की? 12 लाख। और यहाँ से आपका कोलकाता, यानी जो अवध है, मतलब अवध लखनऊ से यहाँ से हटा करके कहाँ भेज दिया इसे? कोलकाता। कहाँ पे भेज दिया? आपका कोलकाता। तो इसलिए आपको याद रखना है, इसमें आपका जो कुशासन के आरोप में इसको हटा दिया वाजिद अली शाह को। तो इस तरीके से इसका कौन सा आंसर सही है आपका? तो आपका आंसर सही है आपका राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद आप देख रहे हैं जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह है वो आपने पढ़ा होगा। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह किसको बोलते हैं? लोथल। क्या है आपका? लोथल। लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। क्लियर हो गया? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा? आपका लोथल, गुजरात। इसमें जो आपके वन लाइन में पूछे जाते हैं हड़प्पा सभ्यता से, तो इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं जैसे हड़प्पा सभ्यता के, जैसे आपसे पूछे मृतकों का टीला किसे बोलते हैं जी? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला अगर आपसे पूछ रहा है, मृतकों का टीला किसे बोलते हैं? मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला। आपसे पूछेगा कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर, बंदरगाह नगर अगर आपसे पूछ रहा है, बंदरगाह नगर कौन सा नगर है? बंदरगाह नगर। तो बंदरगाह नगर कौन सा है? लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। तो बंदरगाह नगर पूछे लोथल है। मृतकों का टीला पूछे तो कौन है? मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। तो ये क्लियर हो गया आपका हड़प्पा सभ्यता का कि बंदरगाह नगर कौन सा? आपका लोथल। क्लियर हुआ जी? आगे देख रहे हैं, आगे क्वेश्चन है, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया। तो ये क्या था आपका? स्वदेशी आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन आपने पढ़ा होगा, बंगाल विभाजन के दौरान आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था 7 अगस्त 1905। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक विशाल समिति का गठन किया गया। तो ये किस वर्ष किया गया? तो समिति का अगर गठन पूछे तो याद रखेंगे 1919। कब किया गया जी? 1919। कब किया गया बताएंगे? 1919। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1919। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई? तो आपको क्लास में पढ़ाया था, जो सीरीज थी हमारी अधिनियम वाली, उसमें बताया। तो इसमें आपने पढ़ा होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम के माध्यम से
भारत में सर्वप्रथम फेडरल कोर्ट, कौन सा कोर्ट आपका, फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट हमने स्थापित किया। तो फेडरल कोर्ट को ही आप क्या बोलते हैं, संघीय न्यायालय, क्या बोलते हैं, संघीय न्यायालय इसको बोलते हैं, फेडरल कोर्ट को। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1937 में। कब हुई है इसकी स्थापना, 1937 में। तो ये वाला जो संघीय न्यायालय कहाँ पे स्थापित हुआ था, ये स्थापित हुआ था दिल्ली में। कहाँ पे स्थापित हुआ है, दिल्ली में। उसके बाद में जब भारत देश गणतंत्र हो गया, गणतंत्र होने के बाद में 28 जनवरी 1950, क्या समय है जी, 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 में इसका नाम क्या कर दिया, इसका नाम कर दिया सुप्रीम कोर्ट। क्या नाम कर दिया, सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसका पुराना नाम क्या है, फेडरल कोर्ट है, संघीय न्यायालय कह सकते हैं। किस अधिनियम के माध्यम से स्थापित हुआ, 1935। कब स्थापित हुआ, 1937 में। कहां पे स्थापित हुआ है, दिल्ली में। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन आपका आया है कि इसमें कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए। तो शुरू में अगर बात करेंगे तो शुरू में इनमें न्यायाधीशों की संख्या थी 7+1। कितने थे आपके, 7+1। 7 आपके अन्य न्यायाधीश थे और एक आपका मुख्य न्यायाधीश था। 7 अन्य और एक आपका मुख्य। अगर आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में कितनी संख्या है, वर्तमान में, तो वर्तमान में याद रखेंगे 33+1। 33 आपके अन्य होते हैं और एक क्या होता है, मुख्य। अगर आपसे पूछा जाए जी फेडरल कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, फेडरल कोर्ट का अगर पूछ रहा है तो कौन है, मैरिस गवेयर। कौन है आपका, मैरिस गवेयर। ये फेडरल कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। तो इसका नाम याद रखेंगे, मैरिस गवेयर। ये कई बार आपको पूछा भी है पेपर में, फेडरल कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, मैरिस गवेयर। और आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट का गठन और संरचना कौन से आर्टिकल में दी गई है, 124। कौन सा आर्टिकल है, 124। ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी, सिपाहियों ने की थी। इसके ऑप्शन के आधार पर 1857 से आपका पूछा गया, मैंने पहले पेपर में आपका सॉल्यूशन करवाया। एक तो 1857 का विद्रोह है। 1857 का विद्रोह अगर पूछे तो ये आपका किसने किया था, ये किया था मंगल पांडे ने शुरू। किसने किया था, मंगल पांडे ने। मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट का सिपाही था, 34वीं रेजिमेंट का। ये सब फैक्ट आपके आते हैं। 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। और आपने मंगल पांडे ने कहां से किया था, बैरकपुर। कहां से किया था आपका, बैरकपुर। बैरकपुर कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल। जबकि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई है, 10 मई 1857। 10 मई 1857 को कहां से हुई थी, मेरठ से हुई थी। कहां से हुई थी आपकी, मेरठ से। तो याद रखेंगे 1857 में। बाकी इसका पूरा विश्लेषण आपको बता रखा है। तो यहां पे आपके क्लियर हो गया, 1857 क्रांति की शुरुआत किसने की थी, सिपाहियों ने। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं जो आपके अन्य क्वेश्चन जो हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत तो भारत या आप कह सकते हैं विश्व का भी सबसे पुराना पर्वत कौन है, अरावली है। और जो सबसे पुराना होता है वो क्या होता है, गुरु होता है। तो याद रहेगा कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। कौन सी है जी, आपकी गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर। अगर चोटी की बात करें, चोटियों में से जो आपके क्वेश्चन आते हैं तो चोटी आप याद रखेंगे। एक तो आपसे पूछा जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की अगर पूछ रहा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो आप याद रखेंगे K2। कौन सी आपकी, K2। K2 कहां पर है, K2 आपका कहां पर है, पीओके क्षेत्र में पड़ती है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। लेकिन है कहां पर, पीओके क्षेत्र में। और कौन सी श्रेणी का भाग है, काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी का भाग आपका, काराकोरम श्रेणी। क्लियर हो गया। आपसे पूछेगा भारत के मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की पूछे, क्योंकि ये तो विवादित भूमि की है। मुख्य भूमि की पूछे तो कौन है, कंचनजंगा। कौन है आपका, कंचनजंगा। क्या नाम है आपका, कंचनजंगा। ये कहां पर आपका, सिक्किम में। मुख्य भूमि की कौन सी, कंचनजंगा। कहां पर आपका, सिक्किम में मुख्य भूमि की। भारत की पूछे तो कौन आपका, K2। और विश्व की पूछे तो विश्व की आप जानते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट। कौन है आपका, माउंट एवरेस्ट। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जी, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा, तो ये पूछ लिया आपने कि जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर। कौन है आपका, गुरु शिखर। आपसे पूछेगा, इसी में आपसे पूछे अगर मध्य भारत की, मध्य भारत की अगर पूछे तो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। धूपगढ़ कहां पर आपका, MP में। गुरु शिखर अगर आपसे पूछे कहां पर है, राजस्थान में। कहां पर है, गुरु शिखर राजस्थान में। धूपगढ़ आपकी मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी। आपसे अगर पूछ रहा है ये मध्य भारत, आपसे पूछे पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे क्या थी आपके, तो आप पढ़ते आ रहे थे उड़ीसा में, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में कौन सी आपकी, जिंदगड़ा।
जिंदगड़ा कहाँ पर आपका, ये जिंदगड़ा है आंध्र प्रदेश में। कौन से आपके जिंदगड़ा, जिंदगड़ा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो पूर्वी घाट की पूछे तो कौन से आपके जिंदगड़ा, और है कहाँ पर आपका, आंध्र प्रदेश। आपसे पूछे पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट है दक्षिण भारत के, तो इसमें आप याद रखें अनाईमुदी, अनाईमुदी। और अनाईमुदी कहाँ पर आपका, केरल में। कहाँ पर आपका, केरल में। जिंदगड़ा आपको याद रखना। अब इससे पहले क्या थी, महेंद्रगिरी आप पढ़ते थे। अभी बहुत सारी बुक हैं जो महेंद्रगिरी ही आपकी बताती है। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो इसमें थोड़ा सा आपको संशोधन कर लेना। वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, जिंदगड़ा। इससे पहले क्या थी, महेंद्रगिरी कहाँ पर है, उड़ीसा। आप दक्षिण भारत की पूछे, पश्चिमी घाट की पूछे तो अनाईमुदी कहाँ पर है, केरल। एक बार पुनः देख लेते हैं जी इनको। आपसे पूछे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट। आपसे पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, केटो। मुख्य भूमि की कौन सी है, कंचनजंगा। आपसे पूछेगा जो अरावली पर्वत है, कौन सा पर्वत है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर। कहां पर है, राजस्थान में। आपसे पूछे मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, धूपगढ़। कहां पर है, एमपी में। आपसे पूछा जाएगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, जिंदगड़ा। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। इससे पहले क्या थी, महेंद्रगिरी। कहां पर थी, उड़ीसा में। आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की कौन है, अनाईमुदी। अनाईमुदी कहां पर आपका, केरल। तो चोटी से संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन में उत्तर मैदानों में बहने वाली जो पवन है वो क्या कहलाती है, तो आपकी ये कहलाती है लू। ठीक है, लू आपकी ये गर्म के मौसम में आपकी चलती है, गर्मियों के मौसम में। तो कौन सी होगी आपकी, लू। नेक्स्ट है भारत का मानक समय। इसमें मैंने पहले भी आपके जो पेपर सॉल्यूशन करवाया कई बार आपको बता दिया। तो भारत का मानक समय क्या है, 82 सही 1/2, यानी इसमें जो 82.50 आप कह सकते हैं। और कैसा देशांतर आपका, पूर्वी देशांतर। कैसा देशांतर है, पूर्वी देशांतर। इसलिए भारत का मानक समय इंग्लैंड के समय से कितना आगे, 5 घंटे 30 मिनट आगे। ये सारा सॉल्यूशन मैंने पहले पेपर में इसमें बता दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो इसमें आपने पढ़ा होगा क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन है, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था, 1942। कब आया था, 1942। इसी के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, तो सबसे ऊंचा ये अभी मैंने आपको बताया था क्या है, K2। क्या है आपका, K2 सबसे ऊंचा आपका भारतीय शिखर है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे K10 दे रखा है। K10 तो कहीं है ही नहीं, तो याद रखेंगे K10 नहीं है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर आपका, सिक्किम में। आगे बढ़ेंगे, नई आर्थिक नीति, तो ये आपका उससे संबंधित है करंट से। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो LPG। क्या है आपका, LPG। अब इसमें क्वेश्चन है, कोई भी एक कंपनी एक सरकारी कंपनी है, यदि उसमें हिस्सेदारी सरकार की कितनी होनी चाहिए, अगर सरकार की हिस्सेदारी 51% है कम से कम, तो वो सरकारी कंपनी आपकी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस जिले को नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है, तो नैमिषारण्य कहाँ पर आपका, सीतापुर में। कहाँ पर है, सीतापुर। 80,000 ऋषियों की तप्त भूमि किसे कहा जाता है, नैमिषारण्य। कहाँ पर आपका, सीतापुर। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सी है, तो कृषि संस्थाओं को ऋण कौन प्रदान करता है, नाबार्ड। कौन प्रदान करता है, नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण एवं विकास बैंक। तो इसकी अगर स्थापना पूछे, स्थापना कब हुई है, 12 जुलाई 1982। कब हुई है स्थापना, 12 जुलाई 1982। मुख्यालय कहाँ पर है नाबार्ड का, मुख्यालय कहाँ पर है जी, मुंबई में। कहाँ पर मुख्यालय, मुंबई में। कार्य क्या होता है, कार्य यही होता है जो कृषि से संबंधित आपकी संस्था होती हैं, तो इनको क्या करता है आपका, ऋण प्रदान करता है। क्या करता है आपका, ऋण प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है आपका, नाबार्ड। अगर आपसे पूछा है नाबार्ड बैंक की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई, 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो नाबार्ड के बारे में 12 जुलाई 1982। कभी कभी कमेटी पूछ लेता है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किस कमेटी के आधार पर की गई, तो याद रखेंगे कौन सी कमेटी थी, शिवरामन कमेटी। कौन सी कमेटी है, शिवरामन कमेटी। क्लियर हो गया आपका, शिवरामन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था, तो इसमें बहुत सारे, भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, तो इसमें याद रखेंगे ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है, तो आपके 3 मार्क आपको याद रखने। 3 मार्क कौन कौन से हैं, 3 मार्क आप याद रखेंगे। 3 मार्क होते हैं, एक तो होता है हॉलमार्क। कौन सा मार्क आपका, हॉलमार्क। हॉलमार्क
एक होता है इको मार्क, इको मार्क, और एक होता है एग मार्क। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक कौन सा हॉलमार्क, एक कौन सा इको मार्क, एक कौन सा है एग मार्क। इनकी अगर बात करें तो आपसे पूछेगा हॉलमार्क। हॉलमार्क अगर आपसे पूछ रहा है ये कब से शुरू किया, हमने 2000 से शुरू किया, कभी कभी वर्ष 1991 से शुरू किया इको मार्क। और एग मार्क कब से चला आ रहा है, 1937 से। कब चला आ रहा है आपका, 1937 से। अब इनमें है क्या, हॉलमार्क की अगर बात करें तो आपको याद रखना है जो स्वर्ण आभूषण होते हैं, स्वर्ण आभूषण क्या है आपके, स्वर्ण आभूषण। तो स्वर्ण आभूषण की शुद्धता के लिए कौन सा आपका दिया जाता है, हॉलमार्क। कौन सा दिया जाता है, हॉलमार्क। इको मार्क, इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण हितैषी वस्तु होती हैं। क्या है, पर्यावरण हितैषी वस्तु। तो जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती तो उन्हें क्या बोलेंगे आप, पर्यावरण हितैषी वस्तु। तो उन पर कौन सा दिया जाएगा, इको मार्क। इको मार्क आपका क्लियर हुआ। एग मार्क आपसे पूछेगा तो एग मार्क क्या है, जो आपकी खाद्यान्न वस्तु होती हैं, खाने की जो वस्तु होती हैं, खाने की जो पैकिंग वस्तुएं, खाने की जो पैकिंग वस्तुएं होती हैं, तो खाने की वस्तु की पैकिंग वस्तुओं पर आपका दिया जाता है। और इसमें कौन सा प्रयोग करते हैं, एग मार्क। तो खाद्यान्न वस्तुओं पर कौन सा दिया जाता है, एग मार्क। तो जैसे आपने देखा होगा तेल या आपने देखा होगा घी, तो उसके डिब्बे पर ऊपर आपका एग मार्क लिखा मिलेगा, एग मार्क एक्ट 1937। तो ये आपका तेल घी वगैरह के लिए, तो या खाने की जो वस्तु होते हैं उसकी पहचान के लिए कौन सा, एग मार्क। पर्यावरण हितैषी वस्तुओं के लिए कौन सा, इको मार्क। और स्वर्ण आभूषण बने पर आपका कौन सा देते हैं, हॉल मार्क। तो ये 3 मार्क याद रखें, हॉल मार्क, इको मार्क और कौन सा है, एग मार्क। आगे बढ़ते हैं जी क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन था जेवर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है वह आदर्श जिन्हें राज्यों की नीतियों के निर्माण करते समय ध्यान में रखा जाता है। तो राज्यों की जब नीति का निर्माण होगा तो इसमें क्या होंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या है आपके, नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या है आपके, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इनका आपका ध्यान रखा जाता है, नीति निर्देशक सिद्धांत। ये ध्यान रखेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कौन से देश से लिए, ये लिए आयरलैंड से। कहाँ से लिए थे, आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से भाग में, ये कौन सा भाग है, भाग 4 है। और आर्टिकल क्या है, आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो 36 से 51 तक। कहाँ तक आपके, 36 से 51 तक। तो याद रखेंगे, नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख मिलता है, तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मिलता है भाग 4 के। कौन सा आपका, भाग 4 के। कौन सा भाग है, भाग 4 के। तो भाग 4 के आपने पढ़ा होगा, किसका उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है मौलिक कर्तव्य का। किसका उल्लेख मिलता है जी, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य आपने पढ़ा होगा किस संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने जोड़े हैं। तो इसमें याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य हमने कौन से देश से लिए, रूस देश से लिए। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने आपके, 11। तो मौलिक कर्तव्य से आपके संबंधित फैक्ट है कि कौन से भाग में, भाग 4 के। और आपसे पूछेगा कि इसमें कौन से संशोधन में जोड़े, 42वां संविधान 1976 कौन से देश से लिए, रूस से। प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी, 10, अब कितनी आपकी, 11। क्योंकि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक जो आपका शिक्षा से संबंधित था वो भी हमने मौलिक कर्तव्य में आपका जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। तो 343 ये आपको पढ़ते हैं, तो संघ की राजभाषा। 343 में क्या है, एक हो गया आपका क्लियर। अब देखेंगे 343 की अगर बात करें, 343 किसके बारे में आपका दिया गया है। तो इसमें 2 आर्टिकल आपके प्रमुख हैं। एक तो 343, इसी से मिलता जुलता है 343 और इसी से मिलता जुलता कौन सा है, 343 से मिलता जुलता है 345। 343 में क्या है, 343 में संघ की राजभाषा। 343 में क्या है, संघ की राजभाषा। और संघ की राजभाषा क्या है, संघ की राजभाषा आप सब जानते हैं, राजकाज की भाषा कौन सी आपकी, हिंदी। कौन सी आपकी, हिंदी। आपने पढ़ा होगा 345 में राज्यों की राजभाषा। क्या है, राज्यों की राजभाषा। राज्यों की क्या है आपकी राजभाषा। तो एक इसमें 345। आपने पढ़ा होगा हिंदी को आपका भारत में राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो आप पढ़ते हैं 14 सितंबर 1949। और इसी कारण प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब बनाते हैं, 14 सितंबर को। जबकि विश्व हिंदी दिवस कब बनाते हैं, आपका विश्व हिंदी दिवस बनाते हैं 10 जनवरी को। कब बनाते हैं, 10 जनवरी को, क्योंकि इस दिन आपका नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया। तो 10 जनवरी आपका विश्व हिंदी दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो
था 14 सितंबर है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी। कौन सा आर्टिकल में? 343 में। राज्यों की राजभाषा क्या है? तो इसमें अलग अलग होती है, तो ये किस आपका आर्टिकल में? 345। इसमें राजभाषा से संबंधित जैसा आपने 8वीं अनुसूची पढ़ी होगी, कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में आपने पढ़ा होगा प्रारंभ में राजभाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। अब कितनी आपकी? अब है 22। तो प्रारंभ में 14, अब कितनी है? 22। तो आपने पढ़ा होगा बाद में हमने 3 बार राजभाषा के लिए संशोधन किया। एक तो क्या हमने 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें हमने कौन सी जोड़ी थी? इसमें जोड़ी थी हमने सिंधी। कौन सी जोड़ी है? सिंधी। एक हमने क्या? 71वां कब किया? 1992 में। इसमें हमने क्या है? NMK जोड़ी है। N से बन जाएगी क्या? नेपाली। N से बन जाएगी नेपाली। M से क्या बन जाएगी? मणिपुरी। और K से क्या बन जाएगी? K से बन जाएगी कोंकणी। क्या बन जाएगी? कोंकणी। तो ये हमने आपके 71वें में। और उसके बाद किया हमने 92वां संविधान संशोधन। ये कब किया जी? 2003 में। 92 में हमने कितनी? इसमें 4 जोड़ी BDMS, ऐसे याद रखेंगे। BDMS BD माचिस, यानी B से बन जाएगी बोडो। D से क्या बन जाएगी? D से बन जाएगी डोगरी। M से क्या बन जाएगी? M से बन जाएगी मैथिली। और S से क्या बन जाएगी? S से बन जाएगी संथाली। तो ये हमने चारों राजभाषा आपके कौन से आपके संविधान संशोधन 92 में। तो 3 में हमने किया गया। 8वीं अनुसूची में आपने पढ़ाया प्रारंभ में कितनी आपकी थी? 14। अब कितनी आपकी? 22। 21वां संविधान संशोधन में आपके कौन सी जोड़ी है? सिंधी राजभाषा जोड़ी है। 71वें में NMK नेपाली, मणिपुरी और क्या है आपका? कोंकणी, ये जोड़ी है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये जोड़ी है। तो टोटल अब वर्तमान में राजभाषाओं की संख्या कितनी है? 22। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी का जी? अब आगे देखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक आप पढ़ते हैं। धन विधेयक से संबंधित 2 हैं। एक तो आर्टिकल 109 है, एक आर्टिकल 110 है। कौन सा? 110। 109 में क्या है? 109 में ये कहते हैं कि धन विधेयक केवल कहां पेश होगा? धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा। कहां पे होगा? लोकसभा में पेश होगा। तो ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया आपका आर्टिकल 109, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा। 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। क्या है जी? धन विधेयक की परिभाषा। तो याद रखेंगे धन विधेयक की परिभाषा के लिए आर्टिकल 110। और आपसे पूछा जाएगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर हुआ आपका? आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंद्रधनुष के 7 रंगों में से कौन सा एक रंग नहीं है? तो इंद्रधनुष के अगर रंग की बात करें तो इसमें 7 जो रंग होते हैं, तो इसमें याद रखेंगे। तो इसे आप याद रख सकते हैं विबग्योर से। किससे याद रख सकते हैं? विबग्योर। नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी ने पढ़ रखा होगा। विबग्योर। वी से क्या बन जाएगा? वॉयलेट, यानी क्या बन जाएगा आपका? बैंगनी। क्या बन जाएगा? बैंगनी। आई से क्या बन जाएगा? इंडिगो। क्या बन जाएगा? इंडिगो। इंडिगो का मतलब क्या है? जामुनी। क्या बन जाएगा आपका? जामुनी। आपसे पूछेगा बी से, यानी क्या बन जाएगा? ब्लू। क्या बन जाएगा? ब्लू। ब्लू का मतलब क्या है आपका? नीला। उसके बाद जी से क्या बन जाएगा? ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या हो जाएगा आपका? हरा। क्या हो जाएगा? हरा। वाई से क्या बन जाएगा? येलो। येलो याग्नि की क्या बन जाएगा आपका? पीला। उसके बाद है ऑरेंज। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? ऑरेंज, यानी क्या बन जाएगा? नारंगी। क्या बन जाएगा? नारंगी। और उसके बाद क्या है? आर से, आर का मतलब क्या है? रेड, यानी क्या बन जाएगा? लाल। तो इस तरीके से आपका जो इंद्रधनुष होता है उसमें 7 तरीके के रंग दिखाई देते हैं। तो आपने देखा है सबसे पहले बैंगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, हरा के बाद पीला, पीला के बाद नारंगी और उसके बाद क्या है आपका? लाल। तो एक क्रम से आप याद रखेंगे, विबग्योर से हम इसको दर्शाते हैं। क्लियर हुआ आपका? तो ये आपका याद रखेंगे। इसमें कौन सा कलर नहीं होता? सफेद। सफेद भी नहीं होता, ना इसमें काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस आपके इसमें 3 होती है मेन। तो एक तो कौन सी होती है? एक होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एक क्या होती है? एक होती है आपकी मेथेन और एक होती है नाइट्रस ऑक्साइड। एक क्या होती है आपकी? नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये आपके 3
आपकी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होती हैं। बाकी और अन्य ऑप्शन में दे रखा है तो इसे आप सही कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और क्या है नाइट्रस ऑक्साइड, ये 3 आपकी हरित गृह या ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा को किस नाम से जानते हैं? तो इसमें ये 3 बहुत ज्यादा आते हैं। 3 कौन कौन से हैं? तो 3 में आप याद रखेंगे। एक तो आता है जी वाशिंग सोडा। कौन सा सोडा है? वाशिंग सोडा, या इसी को बोल देते हैं धावन सोडा। एक क्या होता है? एक आता है जी आपका खाने का सोडा। क्या है? खाने का सोडा, ये भी ध्यान रखेंगे, या बेकिंग सोडा। और एक क्या होता है? एक होता है कास्टिक सोडा। एक क्या है? कास्टिक सोडा। तो ये 4 मतलब 3 है। 3 बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है जो वाशिंग सोडा है, वाशिंग सोडा को क्या बोलते हैं? Na2CO3। Na2CO3 यानी क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। जो इसमें पूछा है ऑप्शन सी इसका सही आएगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। खाने का सोडा पूछा है तो इसमें याद रखेंगे NaHCO3। क्या बनेगा? NaHCO3। तो Na क्या बन जाएगा? सोडियम, बीच में H लगा हुआ है तो बाई, और CO3 क्या बन जाएगा? कार्बोनेट। तो क्या बन जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। और कास्टिक सोडा पूछा है तो NaOH। क्या बन जाएगा? NaOH। तो क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो याद रखेंगे वाशिंग सोडा तो याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट है। खाने का सोडा पूछ रहा है तो NaCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट है। कास्टिक सोडा पूछ रहा है तो क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु होती है? अगर आप बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं मुख्य हो या अन्य, सभी की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? सभी की सेवानिवृत्त आयु होती है आपकी 65 वर्ष। कितनी होती है? 65 वर्ष। अगर हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट में कितनी होती है आपकी? 62 वर्ष। कितनी होती है? 62 वर्ष। पहले हाई कोर्ट में प्रारंभ में आपकी 60 वर्ष होते थे, लेकिन बाद में हमने एक संशोधन किया, 15वां संविधान संशोधन 1963। तो 15वां संविधान संशोधन 1963 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायर आयु हमने 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी? आपके 62 वर्ष। कितने वर्ष कर दी? आपके 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट का गठन पूछे तो कौन सा आर्टिकल में? 124 में। और हाई कोर्ट का पूछे तो किस में? 216 में। किस में? आपका 216। तो याद रखेंगे। जबकि 214 में क्या है? प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, आप याद रखें इसको। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे अपने पोषक तत्व कहां से प्राप्त करते हैं? क्लोरोफिल, प्रकाश, मिट्टी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? मिट्टी। पौधे अपने पोषक तत्व और किस ऊतक की सहायता से? जाइलम ऊतक। कौन सा ऊतक है? जाइलम। कहाँ मिलता है आपका? जड़ में मिलता है। जाइलम ऊतक कहाँ मिलता है आपका? जड़ में। फिर आपके बीच में रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन है। फिर देखते हैं ओजोन होल। ओजोन होल किससे संबंधित है? तो आप पढ़ेंगे समताप मंडल। किससे संबंधित है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी हो जाती है तो उसे बोलते हैं ओजोन होल। और आपने पढ़ा होगा इसमें जो ओजोन परत है, ओजोन परत आपके कौन से मंडल मिलती है? ओजोन परत, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओजोन परत कौन से मंडल मिलती है? समताप मंडल। कौन से मंडल में? समताप मंडल। आपसे पूछे ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन से? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपसे पूछा जाएगा ओजोन परत संरक्षण दिवस कब बनाते हैं? तो ये कब बनाते हैं? 16 सितंबर। कब बनाते हैं जी? 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन से? CFC। इनको बचाने के लिए हमने कौन सा प्रोटोकॉल किया? इनको बचाने के लिए हमने प्रोटोकॉल किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत को जो नष्ट करने वाली गैस है उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने कब किया था? 1987 में। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है तो यहाँ पे हुआ, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1987 में हुआ, लेकिन लागू कब हुआ आपका? 1989। मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? जो आपके ग्रीन हाउस गैस है, मतलब जो आपके ये गैस हैं जो ओजोन परत को नष्ट करती हैं, ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस है तो उनके उत्सर्जन को क्या करना था आपका? कम करना था। ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस है उनके उत्सर्जन को क्या करना था आपका? कम करना था। तो ये आपका पेपर का विश्लेषण था, जो यूपी पैट का आपका पेपर था उसका अच्छे से विश्लेषण बताया, और बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको इसमें नए मिले। तो इसी में आपका जो आपके चारों पेपर थे यूपी पैट में जो आपके कराए गए हैं, 15 अक्टूबर फर्स्ट, 15 अक्टूबर सेकंड, 16 अक्टूबर फर्स्ट और 16 अक्टूबर सेकंड, इन सभी का विश्लेषण अच्छी तरीके से कर दिया गया है। और इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन है जीएस से रिलेटेड जो आपके आगामी परीक्षा में आपको अच्छे निर्णायक साबित होंगे। इसी के साथ आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।